कुछ समय पहले ही मैंने एक बार दादी से पूछा था कि आखिर वह दादा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतनी रोती क्यों है। तो दादी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मेरी दादी दादाजी के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात दादाजी के कमरे में सोती भी थी तो अगली सुबह दादी रोते हुए बाहर निकलती थी। एक दिन दादी सोई हुई थी, तभी मैं दादी की चादर लेकर दादाजी के कमरे में चली गई। फिर जो दादाजी ने दादी समझकर मेरे साथ किया वह सुनकर तो आपके होश जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने दादी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह से रो रही थी। अपनी दादी को इस हालत में देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह दादी का ऐसा हाल होता था, ये रोज की बात थी। दादी जब भी उनके कमरे से बाहर निकलती तो उनका हाल कुछ अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते थे। यह सिलसिला कुछ साल पहले से शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंभित सा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि आखिर मेरे दादा मेरी दादी के साथ रात भर क्या करते हैं। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 17 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह से समझने भी लगी थी। दादी का रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लग रही थी, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब दादी कमरे से निकलती थी तो वह रो रही होती थी और जब दादा कमरे से निकलते थे तो एक दिल खुश मुस्कुराहट उनके चेहरे पर तैर रही होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह बिल्कुल जवान हो, खुश हो। वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते ही रहते हैं, जैसे बहुत खुश लग रहे हों। और दादी का हाल ऐसा होता था कि दादी दादा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा से उनके सामने जाने से भी डरती थी। उनका नाश्ता भी मेरे हाथ से ही भिजवा दिया करती थी। खुद किचन में खड़ी रहती है और आंसू बहाती रहती है, या तो बाथरूम में बंद हो जाती थी। दादी की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ही तरस आता था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में दादी का ही ख्याल घूमते रहता था। मैंने कभी भी दादा को परेशान और बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते थे और उनका चेहरा बहुत ही खुश मिजाज दिखाई देता था, जबकि दादी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल दादी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए दादी के शरीर को कांपते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं दादी से आखिर पूछूं कि दादाजी रात को उनके साथ क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर दादा का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगता है। दादी हर रात दादा के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वो मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती दादा अपने साथ अपने कमरे में ले जाते तो दादी मना करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन दादा उनकी एक भी नहीं सुनते थे। एक दिन मैं स्कूल में एक गहरी सोच में डूबी हुई थी कि आखिर अपनी दादी को दादा के चंगुल से कैसे बाहर निकाला जाए। दादा मेरी दादी के साथ कुछ ना कुछ तो जरूर गलत कर रहे हैं। मैं ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा कि कहाँ खोई हुई है, कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू बहुत परेशान सी रहती है। वह बार बार पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उसे अपने दादा और दादी के बारे में सब कुछ बता दिया। वह बोली, तुम्हारे दादा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते? रोशनी ने अचानक से मुझसे सवाल किया। मैं हक्की बक्की रह गई। फिल्म का भला क्या मकसद था?
वह अलग निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं समझ नहीं पाई। उसने बात बदल दी, लेकिन मेरी सुई उसकी बात पर अटक गई। आखिर रोशनी ने यह सवाल क्यों पूछा था? मैं वापस आई तो दादी के पुराने दोस्त रमेश अंकल घर बैठे हुए थे। वह अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। दादी की बचपन से ही उनसे दोस्ती थी। एक दिन दादा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसमें मोहब्बत की मिठास थी। दादी दादा से कह रही थी कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। दादी ने एक बार फिर से इनकार कर दिया और कहने लगी कि तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारी पोती अब जवान हो गई है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दादी ने हल्के लहजे में दादा को जवाब दिया। दादाजी ने जबरदस्ती दादी का हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ उन्हें लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पता नहीं दादा दादी के साथ न जाने क्या करते थे, और रोशनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में घर कर गई थी। फिर सुबह जब दादी कमरे से बाहर निकली तो उनका कपड़ा फटा हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया हो। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने दिल में आज ठान लिया कि अब मैं दादा की सारी हकीकत जानकर ही दम लूंगी। इसलिए मैं एक दिन अपनी दादी की चादर लेकर दादा के कमरे में पहुंच गई। दादा के कमरे में धीमी वाली लाइट जल रही थी, इसलिए दादा मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। दादा ने कहा, मेरी खुशनसीबी है कि आज तुम बिन बुलाए मेरे कमरे में आई हो। दादा बहुत खुशी से यह बात कहते हुए मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। दादा के बराबर में बैठकर मेरा पूरा शरीर जैसे कांप रहा था। मैं डर रही थी, सहम रही थी। मैं नहीं जानती थी कि इससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। दादा बहुत ही मोहब्बत से कहने लगे कि पोती जवान हो गई है। ये बात कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो जाओगी कि मुझे तुम्हें अपने कमरे में जबरदस्ती लाना पड़ेगा। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक है ना। मैं मानता हूं कि हमारी पोती जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी भी छोटी नहीं है कि वो कुछ भी ना समझ पाए कि एक पति और पत्नी एक कमरे में जाते हैं। दिन भर काम करके तो थक जाती है। चल अब मेरे साथ सो जा। तुम्हें देखने के बाद मेरे दिल को सुकून मिल गया। यह बात कहते हुए दादाजी अपने तकिए पर मुझे सुला देते हैं। अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा अच्छी तरह से वो नहीं देख पाए थे। कुछ देर में वह खुद भी सो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि दादा ने तो कुछ भी नहीं किया। जब दादा अपनी गहरी नींद में होते हैं तभी मैं चुपके से वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती हूँ। अब मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए मैं जब सुबह स्कूल के लिए निकली तो स्कूल ना जाकर 1-2 घंटे के अंदर ही चुपके से घर वापस लौट आई। घर पर मैं इस तरह आई कि कोई भी मुझे देख ना सके। मैं अपने कमरे में बैठी रहती हूँ कि अचानक से रमेश अंकल मेरे घर पर आते हैं। मैं अपने कमरे में बैठी बैठी सुन रही थी कि मेरी दादी रमेश अंकल से बातें कर रही है। मैं गौर से सुनना चाहती थी कि वह क्या बोल रही हैं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलती हूँ और दादी के कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती हूँ। मैंने दादी के मुंह से जो बात सुनी, वह सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। दादी कह रही थी कि वह दादा को छोड़ देगी और रमेश अंकल के साथ शादी कर लेगी। यहाँ तक कि वह बोल रही थी कि अपनी ही पोती के सामने मैंने उसके दादा को बदनाम कर दिया है। मैं जानबूझकर सुबह सुबह अपनी ऐसी हालत बनाकर उसके सामने आती हूँ कि वह मुझे देखकर ऐसा महसूस करे कि उसके दादाजी मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। दादी के मुंह से यह सब सुनकर मैं तो दंग रह गई। अब मुझे समझ में आया कि दादाजी दादी को धोखा नहीं दे रहे हैं, बल्कि दादी ही उनको धोखा दे रही है। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुरंत
झपाक से दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने दादी से कहा कि दादी, आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी उम्र तो देखिए, क्या आपको इस उम्र में ऐसी बातें शोभा देती है? दादी बुरी तरह से डर जाती है और शर्म से अपना सर झुका लेती है। मेरे गुस्से को देखकर रमेश अंकल वहां से तुरंत निकल जाते हैं। कुछ देर में दादाजी भी घर पर आ जाते हैं। मैंने सारी घटना अपने दादाजी को बता दी और फिर दादाजी ने दादी को समझाते हुए कहा कि भाग्यवान, मैं जानता था कि तुम्हारा चक्कर रमेश के साथ चल रहा है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी, ये ठीक नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा अपने मन में यही सोचता था कि कभी ना कभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और तुम फिर से मेरी हो जाओगी। दादी को आज अपनी गलतियों का एहसास वाकई हो चुका था और फिर दादी दादाजी के पैरों में गिर जाती है और रो रो कर माफी मांगने लगती है। दादाजी दादी को माफ कर देते हैं और हम तीनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।